हेलो एवरीवन, वेलकम टू द जोरावर क्लासेस। और कोर्स लॉन्च के बाद जो है ये मेरी फर्स्ट इंटरेक्शन कह लीजिए। इंटरेक्शन तो नहीं करूंगी क्योंकि मैं रिकॉर्डेड वीडियो होती है, लेकिन स्टिल मैं फर्स्ट टाइम जो है कोर्स लॉन्च के बाद आपसे इंटरेक्ट कर रही हूँ। तो सबसे पहले इन्फॉर्मेशन तो यही है कि जोरावर क्लासेस में जो कोर्स है वो लॉन्च हो चुका है। आप ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, यानी कि जोरावर क्लासेस के नाम से ऐप मिल जाएगी आपको, प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। 30 MB की फाइल है। उसके बाद आप ऐप डाउनलोड करके उसमें आप कोर्स खरीद सकते हैं। कंटेंट कोर्स यहाँ पर फुल अवेलेबल होगा आपको KVS एग्जाम के लिए। आपका जो KVS एग्जाम होगा इन फ्यूचर, उसके लिए आप यहाँ से कोर्स जो है वो डाउनलोड मतलब कोर्स यहाँ से खरीद सकते हैं। जितने भी कोर्स की फीस है या जो भी चीजें हैं वो सब आपको पहले ही इन्फॉर्मेशन दी जा चुकी है बाय सत्यम सर एंड अंकित सर। तो आप वो उन वीडियोस को देख सकते हैं क्लैरिफिकेशन के लिए ज्यादा, या अंकित सर के लाइव वीडियोस को आप देख सकते हैं कोर्स लॉन्च वाले दिन या फिर उससे पहले जो उन्होंने वीडियो अपलोड की थी। तो सिंपल तरीका ये है कि जोरावर क्लासेस आप लॉन्च, ये जो ऐप लॉन्च हुई है इसको आप डाउनलोड करें, और डाउनलोड करने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं आपको क्या क्या चीजें अवेलेबल है। साथ ही साथ जो आपकी कंटेंट की डेमो वीडियोस हैं, CDP की भी डेमो वीडियो आपको मिल जाएगी, आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो ये थी इन्फॉर्मेशन जोरावर क्लासेस के बारे में। तो जल्दी से जल्दी ऐप को डाउनलोड करें और कोर्स खरीदें, क्योंकि आपको तैयारी जो जीत की है वो पक्की करनी ही करनी है। तो उसके लिए थोड़ा इन्वेस्टमेंट तो आपको करना पड़ेगा। तो चलिए उसी के साथ अपना स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो और आज के क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन है, इन करिकुलर कंस्ट्रक्शन द एक्ट ऑफ डिवाइडिंग कंटेंट एज पर द क्लास लेवल्स विल कम अंडर। तो जब करिकुलम का कंस्ट्रक्शन किया जाता है, यानी कि पाठ्यचर्या का निर्माण किया जाता है, यहाँ पे पाठ्यक्रम है, ये गूगल ट्रांसलेट लेता है, बट आप इसको पाठ्यचर्या कहेंगे, ठीक है। पाठ्यक्रम इज सिलेबस। तो पाठ्यचर्या निर्माण में जो है कक्षा के स्तर के हिसाब से जब हम कंटेंट को डिवाइड करते हैं तो इसको बेसिकली क्या कहते हैं, ये आपको बताना है। देखिए, कहने का मतलब ये है कि हमें पता है क्लास 1 है, फिर 2 है, फिर 3 है, फिर 4 है, 5 है। हमें पता है EVS में हमें फैमिली पढ़ाना ही पढ़ाना है। अब 1 में पढ़ाना है, 2 में भी, 3 में, 4 में, 5 में। तो क्या आप हर जगह कंटेंट सेम रखेंगे? जी नहीं, ऐसा नहीं होता है। आपको सिंपल से डिफिकल्ट की तरफ जाना है। सबसे सिंपल आप फर्स्ट में रखेंगे कंसेप्ट्स को, उसमें आपने फैमिली के बारे में बता दिया, नाम वाम फैमिली में कौन कौन होते हैं ये सब बता दिया। 2 में थोड़ा कॉम्प्लेक्स करेंगे, 3 में और कॉम्प्लेक्स करेंगे, 4 में और कॉम्प्लेक्स करेंगे, फिर 5 में जाके आप फैमिली में कुछ और टॉपिक्स इंक्लूड करेंगे, एक्सटेंडेड फैमिली और बहुत सारी चीजें। तो ये कंटेंट का एक तरह से जो आप डिवाइड कर रहे हो, ये लेवल के अकॉर्डिंग कर रहे हो, सिंपल से डिफिकल्ट की तरफ जा रहे हो। तो इसको हम क्या बोलते हैं? सिलेक्शन ऑफ कंटेंट बोलते हैं, ग्रेडेशन ऑफ कंटेंट बोलते हैं, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कंटेंट बोलते हैं, या क्लासिफिकेशन ऑफ कंटेंट बोलते हैं। तो देखिए, इसको हम कहते हैं ऑप्शन नंबर बी, ग्रेडेशन ऑफ कंटेंट, यानी कि सामग्री का पद क्रम इसको बोला जाता है, ठीक है। सिलेक्शन नहीं होता है, ऑर्गेनाइजेशन नहीं होता है, क्लासिफिकेशन मतलब देखिए, ऑर्गेनाइजेशन मतलब होता है संगठन करना, लेकिन ग्रेडेशन में हम क्या करते हैं? लेवल्स की बात करते हैं। आप सिंपल से डिफिकल्ट लेवल की तरफ बढ़ते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है, वन एसेंशियल फीचर ऑफ ए गुड टीचिंग एड। अगर एक गुड टीचिंग एड आपको चाहिए, यानी कि एक अच्छी शिक्षण सहायता आपको चाहिए, तो कौन सा एसेंशियल फीचर होगा ये बताना है आपको। तो यहाँ पर ऑप्शन है आपके लिए, लो कॉस्ट चलेगा, मतलब जिसकी कम लागत हो, या फिर पॉपुलर होगा, बहुत लोकप्रिय हो, इन्वॉल्विंग पार्टिसिपेशन ऑफ मैक्सिमम सेंस, यानी कि आपकी अधिकतम इंद्रियों का प्रयोग करता हो, या फिर इजी टू हैंडल, जिसको संभालने में हमें आसान हो। देखो, यहाँ पर एसेंशियल फीचर की बात हुई है, ऐसा नहीं है कि सारे ऑप्शन गलत है। मैं हमेशा आप लोगों को एक बात बोलती हूँ कि जब आप ऑप्शन में आपको सभी ठीक लगे ना, तो आपको ज्यादा ठीक चुनना होता है, क्योंकि एज ए गुड टीचर, एज एन इफेक्टिव टीचर, आप बेस्ट स्ट्रेटेजी क्या अप्लाई कर सकते हैं फॉर मैक्सिमम आउटपुट। तो इसके लिए आपको देखना पड़ता है। तो यहां पर जो है ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। लो कॉस्ट भी चल जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, लोकप्रिय भी हो सकता है, इजी टू हैंडल भी हो सकता है, लेकिन जब बच्चों की ज्यादातर सेंसेस उसमें काम करेगी ना, वो सुन भी रहा है, वो देख भी रहा है, वो कुछ कर भी रहा है उसके साथ साथ, तो ज्यादा अच्छे से उस चीज को सीखेगा। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग आर कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ कम्युनिकेशन। तो यानी कि जो संचार है उसकी इनमें से कौन सी विशेषताएं हैं, ये आपको बताना है, कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। तो आपके सामने यहाँ पर 4 चीजें लिखी हुई हैं। इट इन्वॉल्व्स एक्सचेंज ऑफ आइडियाज, फैक्ट्स एंड ओपिनियंस। इसमें आप आइडियाज का एक्सचेंज करते हैं, फैक्ट्स और ओपिनियंस का एक्सचेंज करते हैं। कंटिन्यूअस प्रोसेस है, मतलब सतत प्रक्रिया है, लगातार चलने वाली है। वर्बल भी होती है और नॉन वर्बल भी होती है। इट इज सिंक्रोनस इन नेचर, प्रगति में जो है वो समकालिक है। तो आपको इन सबको बताना है कि इसका करेक्ट ऑप्शन जो है वो क्या होगा।
तो देखिए यहाँ पर फर्स्ट तो आपको बिल्कुल क्लियरली आपको समझ में आ रहा होगा कि आइडियाज, फैक्ट्स और ओपिनियंस हम एक्सचेंज करते हैं जब किसी के साथ भी हम संचार करते हैं। मैं आपसे बात करूं या आप अपने फ्रेंड से बात करें, आप अपने रिलेटिव से बात करें, तो होता क्या है कि आप आइडियाज, फैक्ट और ओपिनियंस को एक्सचेंज कर रहे होते हैं। तो ये ऑप्शन तो बिल्कुल ठीक है। अब कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है कि नहीं है, ये हमेशा कॉन्टिन्यूस नहीं होता है। कम्युनिकेशन जो है हमेशा कॉन्टिन्यूस नहीं होता है। सपोज आप हैं, आप अभी शांत बैठे हैं, आप किसी से कोई बात नहीं कर रहे, तो डिसकंटिन्यूटी आ गई ना यहाँ पर। मतलब लगातार चलने वाली प्रक्रिया नहीं होती है कि आप कम्युनिकेट करेंगे ही करेंगे। कुछ लोग ऐसे होते हैं लाइफ में जो बिल्कुल कम्युनिकेट करते ही नहीं है किसी से भी, है ना, मतलब वो अकेले में अपने में रहना पसंद करते हैं, तो वो वाली चीजें भी होती हैं। तो हम ये नहीं कह सकते कि बिल्कुल एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है कि लगातार ही चलेगा। फिर वर्बल और नॉन वर्बल दोनों ही होती हैं। सिंक्रोनस इन नेचर मतलब समकालिक होती है, काल के अकॉर्डिंग होती है, अभी प्रेजेंट में चल रही है, पास्ट में कब हुई थी या फिर फ्यूचर में कैसे होगी। तो इन सब चीजों की ये चीजें भी गणन में आती हैं इस तरह से। तो ये सिंक्रोनस भी होती है नेचर में। तो फर्स्ट 3 और 4 यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, देखो यहाँ पर कॉन्टिन्यू जो सेकंड है वो ठीक नहीं होगा यहाँ पर। सो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। और एक ही चीज बता दूं कि ये जो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है, जो हम अपने हाव भाव से, जेस्चर से इस तरह से कम्युनिकेट करते हैं, इशारों वगैरह से, तो ये तो आपकी फिर भी कंटिन्यूस होती है, कंटिन्यूसली ये चलती रहती है। लेकिन वर्बल कम्युनिकेशन जो होती है वो कहीं ना कहीं इंटरप्ट हो सकती है। अगर दो इंसान सपोज वो आपस में बोल नहीं सकते हैं वो, तो नॉन वर्बल से अपने तरीकों को समझाने की कोशिश करेंगे, बट वहां पर वर्बल कम्युनिकेशन जो है वो टूट जाती है। तो वर्बल कम्युनिकेशन को वैसे डिसकंटिन्यूस माना जाता है और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन को कंटिन्यूस माना जाता है। मतलब ये मैं बोल रही हूँ रिसर्च और स्टडीज के हिसाब से। लेकिन अगर ऑल ओवर कम्युनिकेशन की बात करेंगे तो हम ये नहीं कह सकते कि ये कंटिन्यूस प्रोसेस होता है, क्योंकि वर्बल नॉन वर्बल दोनों को ही हम कम्युनिकेशन के अंदर काउंट करेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, ए चाइल्ड हु रीड्स डॉग एज गॉड एंड बैट एज टैब सफर्स फ्रॉम विच टाइप ऑफ डिसेबिलिटी। तो डॉग को बच्चा गॉड पढ़ रहा है और बैट को वो टैब पढ़ रहा है। देखिए कई बार इस तरह की डिसेबिलिटी में बच्चे बी को डी पढ़ लेते हैं, ठीक है, और पी को जो है इस तरह से उल्टा समझ लेते हैं, क्यों समझ लेते हैं इसको कई बार। तो इस तरह की चीजें भी होती हैं। साथ साथ वो वर्ड्स को भी उलट पुलट के समझ लेते हैं। जैसे डॉग को गॉड बोला ना, ये पलट देंगे बिल्कुल, डॉग पढ़ना होगा, पढ़ेंगे गॉड। तो इस तरह की जो डिसेबिलिटी होती है वो किसके अंदर आती है, ये आपको बताना है। डिस्प्लेक्सिया है, डिसलेक्सिया है, डिस्ग्राफिया या फिर डिस्फेजिया है। तो यहां पर ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। ये डिसलेक्सिया है, जिसमें आप जो है रीडिंग डिसऑर्डर कह सकते हैं, रीडिंग डिसेबिलिटी कह सकते हैं। दे आर अनेबल टू अंडरस्टैंड द वर्ड्स, मतलब वर्ड्स को समझने में अनेबल होते हैं, या फिर उनको जो है एक प्रॉपर अल्फाबेट जो है वो भी कम समझ में आता है। जैसे दरशील सफारी की भाषा में कहें तो उड़ रहे होते हैं उनके लिए वर्ड्स। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है, द आइडिया बिहाइंड सप्लीमेंट्री लर्निंग मटीरियल इज टू। जो हमारा सहायक सामग्री दी जाती है टीचर्स को, बच्चों को सप्लीमेंट्री मटेरियल मिलता है ना, 10th-12th में बहुत ज्यादा मिलता है, तो वो किस लिए दिया जाता है। प्रोवाइड मटेरियल इन लेस इंपॉर्टेंट एरियाज, कि भाई ठीक है जो कम महत्वपूर्ण क्षेत्र होते हैं उनमें सामग्री प्रदान करने के लिए आप करते हैं। इंक्रीज लर्नर्स टेक्स्ट रीडिंग इंटरेस्ट, उनका जो टेक्स्ट रीड करने का इंटरेस्ट होता है उसको बढ़ाने के लिए। फर्दर एनरिच लर्नर्स इंटरेस्ट इन वेरियस सब्जेक्ट्स, या फिर बच्चे का जो इंटरेस्ट है दूसरे सब्जेक्ट में उसको और आगे बढ़ाने के लिए। प्रोवाइड मटेरियल इन द क्लास एरियाज कवर्ड बाय द टीचर, या फिर जो टीचर ने एरिया कवर कर दिए हैं उनका मटेरियल प्रोवाइड करने के लिए। तो देखिए जो सप्लीमेंट्री मटेरियल होता है इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, प्रैक्टिस सेट्स होते हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं सप्लीमेंट्री मटेरियल में। अब तो गवर्नमेंट खुद प्रोवाइड करती है बच्चे को, मतलब दिल्ली गवर्नमेंट में तो प्रोवाइड किया जाता है फ्री ऑफ कॉस्ट। तो ये बेसिकली आप यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी को ठीक मान सकते हैं कि बच्चे का जो इंटरेस्ट है वेरियस सब्जेक्ट्स में उसको और एनरिच करने के लिए, उसमें और कुछ जोड़ने के लिए। क्योंकि टेक्स्ट बुक तो हम पढ़ाते ही पढ़ाते हैं, सप्लीमेंट्री मटेरियल से क्या होता है कि बच्चे को और चीजें करने को मिल जाती है, थोड़ी एडवांस भी मिल सकती हैं, उनके लेवल की भी मिलती है, थोड़ी सी चैलेंजिंग भी मिल सकती है। तो इससे क्या होता है ना कि बच्चे का जो इंटरेस्ट है वो बूस्ट अप होने की चांसेस होते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है, ए गुड टेस्ट शुड नॉट हैव। तो एक अच्छा जो टेस्ट होता है उसमें क्या नहीं होना चाहिए ये पूछा है। सब्जेक्टिविटी नहीं होनी चाहिए, ऑब्जेक्टिविटी नहीं होनी चाहिए, रिलायबिलिटी वैलिडिटी नहीं होनी चाहिए। तो रिलायबिलिटी एंड वैलिडिटी को मैं बहुत बार एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। ऑब्जेक्टिविटी होता है वस्तुनिष्ठता यानी कि निष्पक्षतावाद, की कोई भी आप टेस्ट बना रहे हैं तो उसमें आपका पर्सनल बायस ना आए, आप जैसा है वैसा ही आप क्वेश्चन दें। और सब्जेक्टिविटी होती है जब आप अपनी कुछ चीजें जोड़ देते हैं उसके अंदर। तो एक अच्छे टेस्ट में आपका खुद का ओपिनियन नहीं ऐड होना चाहिए, उसमें सारे ऑब्जेक्टिविटी होनी चाहिए, है ना, जो भी क्वेश्चन है वो सटीक हो, आपके पर्सनल उस पर डिपेंडेंट ना हो। तो ये होता है सब्जेक्टिविटी। सब्जेक्टिविटी का मतलब है कि जब आप अपनी तरफ से कुछ एलिमेंट ऐड कर देते हैं तो वो हमें एक अच्छे टेस्ट के अंदर नहीं करना होता है, हमें बहुत ही ऑब्जेक्टिव रहना होता है नेचर में। नेक्स्ट है, एन इंटेलिजेंट टीचर
इज वन हु इज। एक इटिनरेंट टीचर कौन होता है? इसमें शिक्षक शिक्षक लिखा है, बट ये इटिनरेंट का मतलब वैसे तो अगर सिंपल भाषा में कहें तो इसको बोलते हैं घुमक्कड़। घुमक्कड़ शिक्षक कौन होता है अगर सिंपल इंग्लिश में इसका मीनिंग देखें तो? क्वालिफाइड टू ऑफर स्पेशल सर्विसेज इन डिफरेंट इंक्लूसिव इंटीग्रेटेड स्कूल्स, मतलब वो क्वालिफाई होता है कि वो स्पेशल सर्विसेज प्रोवाइड कर सके इंक्लूसिव या फिर जो भी इंटीग्रेटेड स्कूल्स होते हैं वहां पर। एक्सपर्ट इन नंबर ऑफ करिकुलर एरियाज, कई क्षेत्रों में विशेषज्ञ होता है। स्पेशल टीचर अपॉइंटेड फॉर ए पर्टिकुलर इंक्लूसिव स्कूल, यानी कि एक पर्टिकुलर इंक्लूसिव स्कूल के लिए कोई स्पेशल एजुकेटर है वो होता है। स्पेशल टीचर अपॉइंटेड टेम्परेली ऑन एडॉक बेसिस, या फिर एडॉक बेसिस पर अगर किसी को अपॉइंट कर लिया जाता है 2 साल के लिए 3 साल के लिए, तो वो टीचर होता है। तो देखिए ये घुमक्कड़ टीचर क्या होते हैं? ये बेसिकली रिसोर्स पर्सन होते हैं जो जगह जगह पर जाकर अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। तो ये होते हैं ऑप्शन नंबर ए। रिसोर्स पर्सन बनाया जा सकता है, इनको नॉलेज है, इनको आज इस स्कूल में भेज दिया, कल इसमें भेज दिया, परसों इसमें भेज दिया, तो इनकी सर्विसेज को यूटिलाइज करने का एक तरीका होता है कि तरह तरह के स्कूल्स में जाएं, इंटीग्रेट करें और स्पेशल सर्विसेज अपनी प्रोवाइड करें। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन, जो मतलब एक संगठन से ज्यादा या फिर एक इंस्टीट्यूशन से ज्यादा जगह पर जाकर अपनी सर्विसेज को प्रोवाइड करते हैं, वो होते हैं इटिनरेंट टीचर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द पर्पज ऑफ अचीवमेंट टेस्ट। जो हम अचीवमेंट टेस्ट लेते हैं, उपलब्धि परीक्षण करते हैं, तो उसका उद्देश्य जो है वो क्या नहीं होता है, ये बताना है। तो नो द स्टूडेंट्स हैव लर्न व्हाट द स्टूडेंट्स हैव लर्नड, ये जानना कि क्या बच्चों ने लर्न किया है। और नो द एरियाज वेयर द लर्नर्स आर वीक, उन क्षेत्रों को पहचानना जहां पर शिक्षार्थी जो है वो कमजोर है। ग्रेड लर्नर्स एज शार्प, वीक एंड एवरेज, या फिर उनको लेबल कर देना, तुम बहुत तेज हो, तुम नालायक हो, तुम औसत हो, इस तरह से। असर्टेन द फुलफिलमेंट ऑफ स्कॉलिस्टिक गोल्स, या फिर जो हमारे स्कूली लक्ष्य थी उनकी पूर्ति का पता लगाना कि कहाँ तक हम उन लक्ष्यों को अचीव करने में कामयाब हो पाए हैं। तो देखिए ए ऑप्शन भी ठीक है, सेकंड भी ठीक है, डी भी ठीक है, लेकिन सी गलत है। ये जो लेबलिंग हम करते हैं ना, ग्रेड कर देते हैं कि ये तो तेज है, शार्प है, ये वीक है, ये एवरेज है, तो इस तरह की लेबलिंग हमें कभी भी नहीं करनी चाहिए। अचीवमेंट का पर्पज ये नहीं होता है कि हम लेबल कर दें एक तरह से बच्चे को। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10th आ गया ये। क्वेश्चन नंबर 9 है द कंसेप्ट ऑफ करिकुलम डेवलपमेंट एक्सक्लूड्स। जो करिकुलम डेवलपमेंट का कंसेप्ट है, हमें पाठ्यचर्या को किस तरह से डेवलप करना है, ये देखिए अगेन यहाँ पर पाठ्यचर्या बोलेंगे हम, ठीक है। पाठ्यचर्या विकास की अवधारणा से की बाहर क्या रखा गया है, मतलब ये बताना है आपको कि करिकुलम डेवलपमेंट का जो कंसेप्ट है उससे बाहर हमने क्या रखा है, ये बताना है। तो यहाँ पर ऑप्शन है इंटरनेशनल कंसिडरेशंस, कि जो अंतरराष्ट्रीय विचार है उनको, पारिवारिक आकांक्षाएं क्या हैं, साइंटिफिक गोल्स क्या है, सोसाइटल गोल्स क्या है, यानी कि सामाजिक लक्ष्य क्या है, और नेशनल गोल्स क्या है। तो देखिए जब हम करिकुलम डेवलपमेंट करते हैं तो उसमें बहुत सारी चीजों को देखते हैं, एक ही चीज को नहीं देखते हम। जब करिकुलम का डेवलपमेंट करते हैं तो हम दूसरी कंट्री के करिकुलम को भी देखते हैं, वहां के कंसिडरेशंस को भी देखते हैं, यानी कि इंटरनेशनल कंसिडरेशंस को भी देखते हैं। फिर सोसाइटल गोल्स, सामाजिक लक्ष्य हमारे क्या है, उनको भी देखते हैं। फिर हमारे राष्ट्रीय लक्ष्य क्या है, उनको भी देखा जाता है। लेकिन परिवार की आकांक्षाओं को नहीं देखा जाता कि एक पर्टिकुलर फैमिली का की आकांक्षाएं क्या है, उस चीज को हम नहीं मैटर करता है उस चीज में। आप सोसाइटी के बारे में जानना चाहते हैं, क्योंकि स्कूल जो होते हैं, इंस्टीट्यूशंस जो होते हैं, वो हमारे मिनी सोसाइटी का काम करते हैं, तो वो तो होते ही हैं। नेशनल गोल्स भी होते हैं, फिर हमारे डेमोक्रेटिक वैल्यूज हैं, और इंटरनेशनल कंसिडरेशंस इसलिए कह रही हूं क्योंकि इंटरनेशनली क्या चल रहा है एजुकेशन में, कौन कौन से डेवलपमेंट हुए हैं, उन सबको हम भी इंक्लूड करना चाहते हैं हमेशा। तो ऑप्शन नंबर ए भी होगा, बी यहां पर इनकरेक्ट होगा। नेक्स्ट, सॉरी आज तो कुछ ज्यादा ही तेज हाथ चल रहा है मेरा। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग प्लान्स मे बी लीस्ट लर्नर सेंटर्ड। तो इनमें से कौन सा प्लान जो है होगा वो लीस्ट लर्नर सेंटर्ड होगा, मतलब कि वो जो विद्यार्थी है उस पर केंद्रित कम होगा, ये आपको बताना है। तो देखिए यहां पर बहुत सारे ऑप्शन आपके सामने। सो यहाँ पर जो है 4 ऑप्शन आपके लिए इंस्ट्रक्शनल प्लान है, यूनिट प्लान है, लेसन प्लान है और एक्टिविटी प्लान है। तो देखिए एक्टिविटी प्लान की आप कौन सी एक्टिविटी ऑर्गेनाइज करेंगे, ये तो ऑब्वियसली आपको बिल्कुल लर्नर को सेंटर्ड में रखना ही पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि इनमें से कोई भी लर्नर सेंटर्ड नहीं होती, मुझे लगता है सारी लर्नर सेंटर्ड एक्टिविटीज होती हैं। कहीं ना कहीं हम लर्नर को ध्यान में रखकर ही सारे प्लान्स बनाते हैं। यूनिट प्लान हम पहले बनाते हैं, जैसे सपोज एक यूनिट है, यूनिट के अंदर 5 आपके लेसन है, तो आप उस 5 लेसन का एक साथ इकट्ठा प्लान बनाते हैं उस यूनिट 1 को कवर करने के लिए। एक यूनिट प्लान बनेगा, ठीक है, 5 लेसन में आपने उसको डिवाइड कर दिया और आप फिर प्लानिंग कर रहे हो। फिर आप आते हो लेसन प्लान पे, जिसमें आप बारी बारी से एक चैप्टर का प्लान बनाते हो। तो देखो यूनिट प्लान और लेसन प्लान दोनों में ही चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच तो आपको रखनी पड़ेगी। वैसे यहाँ पर आंसर आप ऑप्शन नंबर 1 ले सकते हो, निर्देश योजना, कि ये इंस्ट्रक्शनल प्लान जो होता है टीचर अपने अकॉर्डिंग देखता है
कि मुझे इंस्ट्रक्शंस किस तरह से प्रोवाइड करनी है, तो इसमें कहीं ना कहीं मेरे हिसाब से लीस्ट लर्नर सेंटर्ड हो सकता है। वरना यूनिट प्लान, लेसन प्लानिंग दोनों में ही आपको स्टूडेंट सेंटर्ड अप्रोच तो लेकर चलनी होती है, और एक्टिविटी प्लान तो जो होता है ऑब्वियसली वो तो लर्नर सेंटर्ड होगा ही होगा। तो ऑप्शन नंबर ए शुड बी द करेक्ट आंसर। ठीक है गाइज, तो ये कुछ क्वेश्चंस थे जो आज के थे। खैर, आपके लिए स्पेशल इन्फॉर्मेशन आज की यही है कि आप ऐप डाउनलोड करें, डाउनलोड करके उस पर जो है कंटेंट कोर्स के लिए जो आप हमेशा कहते थे कि कंटेंट, तो वो कंटेंट आपको अवेलेबल होगा जोरावर क्लासेस ऐप में, तो आप उसको डाउनलोड करें और वहां से आप कंटेंट को खरीद सकते हैं। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द जोरावर क्लासेस।